हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आपका आपके ही चैनल बायो विद ओशो में हिंदी मीडियम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं अनुवांशिकी में मॉर्गन का योगदान। ठीक है बच्चों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो आप वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक भी करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं अनुवांशिकी में मॉर्गन का क्या योगदान था। तो जैसे कि आपको पता है कि मॉर्गन जो थे वो उन्होंने ड्रोसोफिला नामक मक्खी पे अपना खोज किया था। ठीक है, मक्खी जो होती है वही डेली जो आपके आसपास भटकती रहती है, आप भगाते रहते हो उसको। ऐसे ही मक्खी थी, उन्होंने लिया था फ्रूट मक्खी थी वो, जो फलों पे बैठती है। एक देखो नॉर्मल मक्खी होती है, एक बहुत बड़ी मक्खी होती है ना, जो गंदी मक्खी हम कहते हैं यार ये गंदी मक्खी कहाँ से आ गई। और एक नॉर्मल मक्खी होती है जो फलों वलों पे बैठती है, हमारे नॉर्मल खाने पे ज़मीन पे बैठती है। गाँव में तो बहुत देखने को मिल जाता होगा ना, वहाँ तो बहुत मक्खियाँ होती हैं। ऐसा नहीं है, मतलब आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। बट ठीक है, तो उसी मक्खी पे इन्होंने उसकी खोज की थी अनुवांशिकी की। क्यों किया था उन्होंने मक्खी पे खोज, क्योंकि मक्खी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अंडे देती है। ठीक है ना, और बहुत जल्दी जल्दी ये जनन करती है। तो इस पे इनको खोज करने में, जैसे मंडल ने मटर के पौधे पे खोज किया था, तो मटर साल में 2 बार फल देता है। तो वैसे ही इन्होंने जो हमारे मॉर्गन थे, माँ से मॉर्गन माँ से मक्खी तो आप ऐसे याद कर लो। तो ड्रोसोफिला नामक मक्खी थी, तो उसी पर उन्होंने खोज किया था, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ठीक, इस पे इन्होंने खोज किया था। फलों पे बैठने वाली नॉर्मल मक्खी थी। ठीक है बेटा, तो अब हम देखने वाले हैं कि इन्होंने अपना क्या योगदान दिया और कैसे दिया। ठीक है, तो अभी तक आपने पढ़ लिया था गुणसूत्रों के कार्य क्या होते हैं और आनुवंशिकता के गुणसूत्रीय आधार का प्रमाण क्या है, कारक क्या होते हैं, गुणसूत्र क्या होते हैं, जीन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली थी। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले पिछला वीडियो देख के आओ। ठीक, देखो अब कह रहा है कि वंशागत के गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन थॉमस हंट मॉर्गन ने सन 1911 में किया था। तो बेटा ना पता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारे थॉमस हंट मॉर्गन थे, मॉर्गन 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 जी जो थे, सन 1911 में किया था। ठीक है, मॉर्गन एवं इनके साथियों ने फल मक्खी अर्थात ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस प्रयोग किए थे। ठीक है, शक्कर का प्रयोग किया था। तो आप पूछ सकता है कि थॉमस हंट मॉर्गन ने किस पे अपना प्रयोग किया था। या तो आपको फल मक्खी दे देगा नॉर्मल, अगर पूछेगा, अगर थोड़ा सा टफ करेगा तो आपको दे देगा ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ठीक है, तो ऐसे मॉर्गन और मेलानो ऐसे याद कर लेना, क्योंकि ड्रोसोफिला देगा तो मेलानोगास्टर भी देगा। ठीक है, तो आप मॉर्गन और मेलानोगास्टर से याद कर सकते हो कि मॉर्गन ने मेलानोगास्टर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर अपना प्रयोग किया था। ठीक है, और उन्होंने उसमें मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस दोनों कराया था। मोनोहाइब्रिड मतलब एक लक्षण लेके कराना क्रॉस, और डाईहाइब्रिड मतलब 2 लक्षण लेके क्रॉस कराना। ठीक है, एक लक्षण ले लिया, मान लो उसके पंख ले लिया, छोटे पंख बड़े पंख ले लिया, या उसके आँख का कलर ले लिया, कौन सा कलर है उसका, तो मतलब ऐसे एक लक्षण लेके या 2 लक्षण लेके जो क्रॉस कराते हैं उसे हम एक लक्षण मोनोहाइब्रिड, 2 लक्षण लिया तो डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो जो हमारे मॉर्गन जी थे उन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर अपना प्रयोग एक संकर क्रॉस भी कराया था और द्विसंकर क्रॉस भी कराया था। ठीक है, अब कह रहे हैं मॉर्गन ने लिंग सहलग्न, अच्छा सहलग्न क्या होता है, सहलग्न मतलब साथ में लगे रहना, सहलग्न। ठीक, लिंकेज वो कहते हैं सहलग्न। लिंग लिंग सहलग्न मतलब साथ में लगे रहना, मतलब ऐसा कोई जीन जो गुणसूत्र के साथ साथ लगा रहे। ठीक है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाए, जैसे एक कोई गुणसूत्र है, मान लो ये आपका गुणसूत्र हो गया। ठीक है, अब इस पे कोई जीन जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जैसे ये माता के जीन में है या पिता के जीन में है। ठीक है, अब एक जीन यहाँ, तो मान लो ये माता के जीन में या पिता के जीन में किसी एक में से है। अब जब ये नई संतान बनेगी तो उसमें भी ये यहीं पे रहेगा। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे था और तो वैसे ही यहीं पे, मतलब गुणसूत्र के जोड़े के रूप में वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, सॉरी जोड़े के रूप में नहीं, मतलब जो जीन होता है वो गुणसूत्र पर जो जो माता के या पिता के जिस स्थान पे रहता है उसी स्थान पे वो बच्चे में भी आ जाए, लगा रहे साथ साथ उसके, मतलब हर पीढ़ी में साथ साथ चलता रहे, हटे नहीं। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं लिंग सहलग्न, मतलब साथ में लगे रहना। ऐसा जीन
जो गुणसूत्र पर हर पीढ़ी में लगा रहे। ठीक है, उसी को हम कहते हैं लिंग सहलग्न। मॉर्गन ने लिंग सहलग्न वंशागति संबंधी समझ विकसित करने में विशेष योगदान दिया। तो ड्रोसोफिला के सफेद आंख वाले, जैसे ड्रोसोफिला का आंख कैसा था, सफेद आंख था, ठीक है, वाले उत्परिवर्ती या म्यूटेंट की खोज का श्रेय भी मॉर्गन को जाता है। तो ड्रोसोफिला के सफेद आंख की खोज किसने की थी, मॉर्गन ने की थी। इसकी उपलब्धि किसको जाती है, मॉर्गन साहब को जाती है। ठीक है, ये लाइन इम्पोर्टेंट है। अब कह रहे हैं उन्होंने 1926 में द थ्योरी ऑफ जीन, ये भी इम्पोर्टेंट है, द थ्योरी ऑफ जीन पुस्तक किसने लिखी थी, मॉर्गन 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 मॉर्गन। द थ्योरी ऑफ जीन, तो जीन की थ्योरी किसने दी थी, मॉर्गन ने दी थी। ठीक है, देखो जीन शब्द दिया था जॉनसन ने, कन्फ्यूज मत होना, जीन सिर्फ शब्द दिया था जॉनसन ने, लेकिन द थ्योरी ऑफ जीन मतलब जीन के बारे में पूरी थ्योरी जिसने बनाई उनको हम मॉर्गन कहते हैं, मॉर्गन जीन, द थ्योरी ऑफ जीन, तो उसको किसने दिया था, मॉर्गन ने दिया था। ठीक है, पुस्तक लिखी थी। उनके शोध कार्यों के कारण उन्हें प्रायोगिक आनुवंशिक का जनक, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको पूछ बार बार पूछता है कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स या फादर ऑफ नहीं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसे कहते हैं आप। ठीक है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है, एक्सपेरिमेंट कौन करता है, तो मॉर्गन को याद रखो कि वो मॉर्गन जी हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। ठीक है, उन्होंने मक्खी पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था, फल मक्खी पे, तो इसलिए इनको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ठीक है, मॉर्गन को सन 1933 में आनुवांशिकी में गुणसूत्रों की भूमिका संबंधित शोध कार्य के लिए जीव विज्ञान एवं कार्यकी बायोलॉजी एंड फिजियोलॉजी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सोचो कितने पहुंचे हुए इंसान थे, इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, तो इनको तो आप गलती से भी मत भूलना। ठीक है, पेपर में एक बार आप देख के जाना, मॉर्गन से 1-2 नंबर के शॉर्ट में क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर वाले, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स और द थ्योरी ऑफ जीन, दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, और किस पे खोज किया था, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे। ठीक है, ये 3 चीज़ें यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलती हैं, इसको आप अपनी कॉपी में कहीं अलग से पीछे कहीं भी लिख लो इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में, द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स और द थ्योरी ऑफ जीन और ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ऐसे करके मॉर्गन लिख लो और इसके नीचे ये तीनों लाइन आप लिख लो। ठीक है, कि इन्होंने इस पे खोजा था, ये इनकी उपलब्धि थी, ये इनकी किताब थी। ठीक, बस बहुत ही शॉर्ट नोट बनाओ ताकि आप बोर्ड टाइम में उसको आप रिवीजन कर सको, आपको बस 1 मिनट में आपको लगे मॉर्गन को देखने में और आपको याद हो जाए वो। ठीक है, चलो अब देखो, अब कह रहा है कि मॉर्गन द्वारा ड्रोसोफिला का चयन करने का क्या कारण था, ये भी पूछ सकता है, मान लो आपके 2 नंबर में या शॉर्ट में जो आते हैं क्वेश्चन उसमें पूछ सकता है कि मॉर्गन द्वारा ड्रोसोफिला का ही चयन क्यों किया गया, जैसे मंडल ने मटर का ही प्रयोग क्यों किया, तो वैसे ड्रोसोफिला ने मॉर्गन ने ड्रोसोफिला का ही चयन क्यों किया। ठीक, कहना है कि ड्रोसोफिला को प्रयोगशाला में आसानी से एक सरल कृत्रिम या संश्लेषित माध्यम पर पाल सकते हैं। ठीक है, तो आप मक्खी को किसी भी लेबोरेटरी में पाल सकते हो, मतलब संश्लेषित कृत्रिम रूप से आप उसको बना के आप लेबोरेटरी में भी पाल सकते हो। ठीक है, इसमें नर व मादा में स्पष्ट रूप से लैंगिक द्विरूपता या सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है, अतः नर एवं मादा को आसानी से पहचाना जा सकता है। मादा नर से बड़ी होती है तथा उसके अंदर के सबसे नीचे वाले भाग को ओजी पोजिटर कहा जाता है, ओवी पोजिटर कहा जाता है। ठीक है, तो जो आपकी मक्खी में जो नर मक्खी होती है वो क्या होती है, छोटी होती है, जबकि मादा मक्खी बड़ी होती है। ठीक है, तो मादा नर से बड़ी होती है, मादा बड़ी होगी क्योंकि मादा, ऐसे याद कर लो, क्योंकि मादा बड़ी होगी क्योंकि मादा को अंडे भी रखना है। ठीक है, इसलिए वो बड़ी होती है और नर मक्खी छोटा होता है। ठीक है, और उसके सबसे नीचे के भाग को हम ओवी पोजिटर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या रखती होगी वो, ओवा रखती है, इसलिए इसको ओवी पोजिटर कहते हैं। पूछ सकता है कि ओवी पोजिटर किस में पाया जाता है, नर मक्खी में या मादा मक्खी में, तो ओवी से याद रखो ओवा। ओवा, अब लड़के तो अंडे देते नहीं है ना, लड़कियां अंडे देती है ना, आई मीन टू से कि मतलब मादा ही क्या दी अंडे देती है, नर अंडे नहीं देता है, तो मादा को याद रखना, ओवी पॉजिटिव कहाँ पाया जाएगा, मादा मक्खी में पाया जाएगा। ठीक है, अब देखो यह अपना जीवन चक्र लाइफ साइकिल मात्र 2 सप्ताह में पूर्ण कर लेता है, तो सोचो कितने शॉर्ट टाइम में, 1 महीना भी नहीं, 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं ना, तो यहाँ पे देखो 2 हफ्ते में ही ये पूरा कर ले रहा है, मतलब ऐसे तो 1 महीने में 2 बार ये अपना जनन कर सकता है। तो यह जीवन चक्र अपना मात्र 2 सप्ताह में पूर्ण कर लेता है, अतः परिणामों के लिए अधिक समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है।
ठीक है। अब ड्रोसोफिला में प्रजनन पूरे वर्ष करा सकते हैं, आप प्रजनन इसको कभी भी करा सकते हैं। तो सोचो अगर इसको नई जनरेशन मिल जा रही है, फिर उससे नई जनरेशन क्रॉस करा लेगा, फिर नई जनरेशन, तो कितना आसान हो जाएगा ना करना कुछ। अगर आप कोई चीज़ रिएक्ट करा रहे हो, अगर आपको तुरंत उसका उत्पाद मिल जा रहा है, प्रोडक्ट मिल जा रहा है, तो आपके लिए इससे अच्छा क्या है। अगर आपको वो वेट करना पड़ेगा तो आपको लगेगा यार कल रिजल्ट आएगा, परसों रिजल्ट आएगा, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो ये थोड़ा सा मतलब उबाऊ हो जाता है ना, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। लेकिन अगर आपको तुरंत तुरंत मिल रहा है तो आप तुरंत और मोटिवेट होके और एकदम अच्छे से उस काम को करते हो, जब उसका रिजल्ट अच्छे से आपको मिल जाता है। तो इसलिए इन्होंने इसका चयन किया, क्योंकि हफ्ते महीने में ये हफ्ते में 2 हफ्ते में ही इनका लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है। अब जनन पूरे वर्ष करा सकते हैं। इनमें एकल मैथुन से विशाल संख्या में संतति मक्खियों का उत्पादन संभव है, मतलब सिर्फ एक बार मैथुन करने से बहुत सारे विशाल संख्या में इनके बच्चे या संतान मक्खी उत्पन्न हो सकती है। ठीक है। अब ड्रोसोफिला में अनेक अनुवांशिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जिनका कम आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा परीक्षण कर सकते हैं। तो ड्रोसोफिला में पता है अनेक अनुवांशिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, मतलब बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाएंगी इनमें। अनुवांशिक मतलब माता पिता से जो आता है आपके लक्षण, उनमें बहुत सारी विभिन्नताएं हो सकती हैं, आप माता पिता से बहुत तरीके से अलग हो सकते हो। जिनका कम आवर्धन क्षमता वाले, अब मतलब पहले के ज़माने में तो उतना आवर्धन क्षमता थी नहीं देखने के लिए, अब तो हाईटेक हाईटेक माइक्रोस्कोप आ गए हैं, लेकिन उस समय उतने हाईटेक नहीं थे। ठीक है। तो ड्रोसोफिला में इनमें 4 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जो आकार में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो इनमें क्या सिर्फ 4 जोड़े ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है। और जो आकार में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इनमें गुणसूत्र कितने होते हैं, सिर्फ 4 जोड़ी, मतलब 8 गुणसूत्र ही पाए जाते हैं, जो कैसे होते हैं, आकार में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है। अब देखो अगला क्या कह रहे हैं कि वंशागति का जीनीयवाद है, जेनेटिक थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब देखेंगे हम मॉर्गन ने क्या किया था। अब वंशागत के गुणसूत्रीयवाद की मान्यता को समाप्त होना तब तक माना जाता है जब वैज्ञानिकों को इस तथ्य की जानकारी प्राप्त हुई कि अनुवांशिक लक्षणों की संख्या गुणसूत्रों की संख्या से कहीं अधिक होती है। मतलब अनुवांशिक जो लक्षण होते हैं उनकी संख्या गुणसूत्रों की संख्या से बहुत ज़्यादा होती है। मतलब जैसे इसमें देखो 4 जोड़े गुणसूत्र हैं, तो जो लक्षण होंगे वो कहीं ज़्यादा होंगे, मतलब 8 होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, लेकिन उससे गुणसूत्रों से ज़्यादा ही होंगे। तो अनुवांशिक लक्षणों की संख्या क्या होगी, गुणसूत्रों की संख्या से कहीं अधिक होगी। ठीक है। गुणसूत्र की संख्या जो होगी उनसे कहीं अधिक आपके अनुवांशिक लक्षण होंगे। एवं मंडल के कारक गुणसूत्रों से बहुत छोटे और इनमें ही उपस्थित होते हैं। इन्हीं कारकों को सन 1909 में विलियम जॉनसन ने जीन्स नाम दिया था। तो जो आपको पता है कि गुणसूत्र जो होते हैं वो जीन्स पे ही पाए जाते हैं। जीन जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र के ऊपर ही जीन्स मोतियों की माला के जैसे उसमें पिरोए रहते हैं ना, ऐसे आपको दिखता है कि मोतियों की माला के जैसे उसमें पिरोए हुए हैं। तो गुणसूत्र के ऊपर ही जीन्स पाए जाते हैं। तो मेंडल ने उसको कारक कहा था, जबकि 1909 में हमारे एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था विलियम जॉनसन, इन्होंने इसको जीन्स नाम दिया, जैसे जॉनसन और जीन्स। ठीक है। कोरिलेट करो कि जॉनसन और जीन्स ने नाम दिया था। ओके। अब देखो टी.एच. मॉर्गन, फिर थॉमस हंट मॉर्गन ने सन 1910 में वंशागत का जीनमत या जेनिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस प्रतिपादित किया, इस जिसके लिए 1933 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो उनके इसी कार्य के लिए उनको 1933 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो जो कितना अच्छा अच्छा काम करते थे वो लोग। आप लोग भी कुछ ऐसे साइंटिस्ट बनो, कुछ अच्छे अच्छे काम करो, अपने देश का नाम रोशन करो। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इस मत के अनुसार जीन तथा माला के मनकों या बीज की भांति गुणसूत्रों पर रेखा क्रम में लगे हुए कण हैं। ठीक है। जो गुणसूत्र होते हैं, ऐसे मान लो गुणसूत्र हैं, तो इसमें ऐसे ऐसे मोतियों की माला जैसे ऐसे 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 जीन जो हमारे गुणसूत्र होते हैं उसी पे ये मान लो हमारे गुणसूत्र हैं। ठीक है। ऐसे 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 रेखीय क्रम में लगे रहते हैं। ठीक है। अब ओ सॉरी, आपको तो दिख ही नहीं रहा होगा। ठीक है। तो विलियम जॉनसन ने जीन्स नाम दिया था। अब मॉर्गन ने जीन जेनिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस प्रतिपादित किया, जिसके लिए 1933 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल गया।
अब इन्होंने इस मत में उन्होंने क्या दिया था जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला? उन्होंने ऐसा क्या दिया कि सरकार ने उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, ठीक है। अब कहना है जीन्स माला के मनकों की भांति गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में लगे हुए कण हैं। तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ऐसे आपको भी नोबेल पुरस्कार मिल सकता है अगर आप भी मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई करो, कुछ नई चीजें खोजो, कुछ नया चीज लेके आओगे तो आपको भी मिल सकता है। कल मॉर्गन की जगह आपका भी नाम बुक में छपेगा, आप भी याद किए जाओगे, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में टैलेंटेड है, ठीक है। अब अगला देखो, गुणसूत्र में डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, मतलब डीएनए को कहते हैं डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड का अणु उपस्थित होता है तथा जीन्स भी इसी छोटे छोटे खंड होते हैं, इसी के छोटे छोटे खंड होते हैं। तो गुणसूत्र में क्या होता है? डीएनए का अणु उपस्थित होता है। गुणसूत्र में डीएनए के अणु होते हैं, ठीक है, तथा जीन्स भी इसी के छोटे छोटे खंड होते हैं। तो गुणसूत्र में डीएनए होंगे और डीएनए और क्या होंगे, छोटे छोटे जीन्स भी इन्हीं के छोटे छोटे खंड होते हैं। ठीक, अब तीसरा देखो क्या कह रहे हैं कि जीन एक भौतिक इकाई है। जीन एक भौतिक इकाई है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं। तो जीन ही होता है ना बेटा, जो गुणसूत्र पर होता है, गुणसूत्र के ऊपर जीन होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते रहते हैं। अगला कहना है कि सभी जीवों में जीन्स की संख्या गुणसूत्रों की संख्या से कहीं अधिक होती है। तो जीन्स क्या होते हैं? जीन्स कम होते हैं और गुणसूत्रों की संख्या कहीं ज़्यादा होती है। देखो, जैसे ये आपका गुणसूत्र है, तो गुणसूत्र एक है अभी, लेकिन इसमें तो जीन्स कई सारे हो सकते हैं। ये आपकी गुणसूत्र हो गए, अब गुणसूत्रों पे जीन्स कई ज़्यादा होंगे। तो गुणसूत्र तो एक हुआ, लेकिन इसके ऊपर जीन्स, तो जीन्स की संख्या तो ज़्यादा हो गई ना। वही कह रहे हैं कि जीवों में जीन्स की संख्या गुणसूत्रों की संख्या से कहीं अधिक होती है। तो गुणसूत्रों की संख्या से कहीं ज़्यादा आपके जीन्स होते हैं, क्योंकि जीन एक होगा और मान लो एक जीन है उस पर 10 जीन्स, सॉरी एक गुणसूत्र है उस पर 10 जीन्स हो गए, ठीक है। तो गुणसूत्र तो एक ही हुआ, लेकिन जीन्स कितने हो गए? 10 हो गए। तो एक से कितने ज़्यादा हो गए? 9 ज़्यादा हो गए, है ना। तो आप कह सकते हो कि जीवों में जीन्स की संख्या गुणसूत्रों की संख्या से कहीं ज़्यादा अधिक होती है, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाना। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वार्डिया ने की थी। क्रोमोसोम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आता है, उसे हम कहते हैं गुणसूत्र। जीन एवं गुणसूत्र में कोई एक समानता बताइए। वंशागत या गुणसूत्रीवाद का प्रतिपादन किसने किया था? अब ये सब आप मुझे कल बताओगे, ठीक है। ये सब आपके, मैंने पिछला सब पढ़ा चुका है, ये सब आपके पीछे पीछे ही है, इसी चैप्टर में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सब आपके बुक से ही है। ये सब आप मुझे अपनी किताब से खोज के कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, ठीक है। अब इसके आगे हम कल देखेंगे सहलग्नता और पुनः संयोजन, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज मतलब वही, सहलग्नता मतलब साथ साथ लगे रहने, जैसे आप आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं और आप एक दूसरे के साथ खाते पीते उठते बैठते हो, आपका मन नहीं करता उसको छोड़ने का, एक साथ ही जाओगे आओगे, तो उसी को कहते हैं सहलग्नता, साथ साथ लगे रहना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जहाँ भी जाओ साथ साथ जाओ, उसी को कहते हैं सहलग्नता। इसको हम डिटेल में कल पढ़ेंगे, ठीक है बेटा।